ऐसे है ना। पहला मेटालिक एक तरफ है, दूसरी तरफ कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक। इनमें डिफरेंस। सेकंड में मोलर कंडक्टेंस, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस होती है लैम्डा एम, स्पेसिफिक होती है के। और लास्ट हम फैक्टर्स जो 5 पढ़े हैं, पहला स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड विस्कोसिटी, थर्ड हाइड्रेशन, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ कंसंट्रेशन। पहला कर रहे हैं मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में। डेफिनेशन बता दो पहले। मेटालिक किसके फ्लो की वजह से होता है, और दूसरा आयन। तो पहला हम लिखेंगे दिस इज फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ, उल्टा लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक होता है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है। सेकंड, एक फास्ट है बेटा बहुत ज्यादा, एक स्लो है कंपैरेटिवली। क्या लगता है आयन वाला ज्यादा अच्छा कंडक्टेंस होता है या इलेक्ट्रॉन वाला? हम घरों में क्या यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, पाइप्स तो नहीं यूज करते, नहीं तो नमक भर लेते हैं। यहाँ पाइप्स लगी होती, नमक भर लेते, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन, आयंस की स्पीड बहुत स्लो है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ही फास्ट। इलेक्ट्रॉन तो वेव्स की तरह है, एक सेकंड में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन वेव्स ही ऑलमोस्ट। तो फिर ये बहुत ज्यादा हाई है, वेरी हाई। ये कंपैरेटिवली वेरी लो, वेरी लो। ठीक है। और लास्ट एक डिफरेंस है बेटा, टेम्परेचर का इफेक्ट उल्टा आता है। ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होने से कम होती है, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। रीजन क्या है इसके, पहले ये तो तुम बता सकते हो मुझे। आयनिक वाली, आयनिक वाली हीट करने से बढ़ जाती है, क्योंकि आयंस की स्पीड बढ़ जाती है ना, वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये तो हमें पता है, इसकी तो स्पीड बढ़ जाती है टेम्परेचर से, इंक्रीज इन स्पीड। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने पहले ही बताया, वेव्स ही हैं, तो स्पीड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्पीड का कोई हमें फायदा नहीं होता। इसकी स्पीड, बोहर मॉडल में सोचो, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला था, कल ही अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टेस्ट दिया है, किसको याद आ रहा है, 2.18 इंटू 10⁶, तो ऑलमोस्ट लाइट के इक्वल आ रही है। तो स्पीड में तो कोई 19-21 का फर्क पड़ता है, इसको स्पीड का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन नुकसान तो इसमें कर्नल्स होते हैं ना वायर में, वायर में जो आयंस होते हैं जिन्हें हम कर्नल्स कहते हैं, जब वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आप हिलने लग जाएंगे, ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाएंगे। अगर वाइब्रेट करेंगे ऊपर नीचे तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो स्मूथ नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराने लग जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ी, लेकिन उनकी स्पीड पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, पहले ही बहुत ज्यादा थी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जिससे ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने से इलेक्ट्रॉन से टकराने लग जाएंगे। कहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली भाग रहे थे स्मूथ, कहाँ बीच बीच में ये टकराने लग गए, आयंस आने लग गए, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो हो जाएगा ना, फास्ट स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो कंडक्टेंस क्या रहती है, कम। ठीक है। तो रीजन ऐसे लिखते हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, एक वर्ड यूज करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ किसकी, कर्नल्स, ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स, क्योंकि कर्नल्स वाइब्रेट करने लगे आते हैं, ये रीजन। और ये आपको मल्टीपल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन मिलेगा बेटा, असर्शन रीजन मिल सकता है कि मेटालिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है, असर्शन सही हो गया। रीजन ये लिखा रहना चाहिए
कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल, तो हम कहेंगे हाँ ए आंसर। ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट आपको जेई में प्रीवियस ईयर में मिलेगा कहीं ना कहीं पॉइंट, ट्रू है या फॉल्स है। कर लोगे बेटा ये समझ आ गई तीन डिफरेंस। इसी के बेस पे क्वेश्चन लिखना, एक मल्टीपल और दे रहा हूं कैसे आ रहा है आप देखते हैं दिमाग चलता है या नहीं। देखो, हाईएस्ट हाईएस्ट कंडक्टेंस इज फॉर highest conductance is for ए ऑप्शन है 0.1 मोलर HCl, बी ऑप्शन है 0.01 मोलर HCl, सी ऑप्शन है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो हाईएस्ट कंडक्टेंस किसकी है इनमें से? ग्रेफाइट। क्योंकि अभी हमने कहा भी इलेक्ट्रॉन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो वेव्स हैं, बहुत जल्दी पहुंचते हैं। तो ग्रेफाइट जब आ गया तो बाकी फैक्टर सारे पीछे हैं, इसकी कंडक्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अभी जो मैंने डिफरेंस करवाया उसी का मल्टीपल बन, ग्रेफाइट या कॉपर वायर इनकी तो बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है, कोई इनमें ऑर्डर बता सकता है? सबसे ज्यादा तो डी हो ही गया, चलो ए और बी में ध्यान से चेक करो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट था। हाँ यूनिवर्सली, फिर किसका ज्यादा बेटा, बी का या ए का? बी का कम कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, है ना? तो बी का, फिर ए का, फिर सी। सी का सबसे पीछे क्यों है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये है तो दोनों स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये वाला कंसंट्रेटेड है, ये वाला क्या है, डाइल्यूट है। और ये तो अलग ही है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रॉन वाली तो बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो ऐसे, ठीक है, तो उसी डिफरेंस में से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कर लोगे? लिख लिया ये? आगे आते हैं, ये वाला मोलर और स्पेसिफिक में कोई बताओ, डिफाइन मोलर कंडक्टेंस। हैंड रेज करो, क्या डेफिनेशन थी मोलर कंडक्टेंस की? conductance of all the ions present in 1 mole of electrolyte. This is conductance of all ions present in 1 mole electrolyte. जितने भी आयन प्रेजेंट हैं 1 मोल में, ये कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब की है, सारे आयन प्रेजेंट है कितने में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। इससे फर्क नहीं पड़ता 1 मोल है 2 मोल है कितने हैं, तो कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके आओ, एक कनेक्टिविटी सेल बना लो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला, है ना, उसमें भर दो जितनी भी, क्योंकि L1 और एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया था। क्लियर है? दूसरा एक और डिफरेंस है, ये कंसंट्रेशन के साथ कम होती है। देखना फॉर्मूला ये था, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू, बोलना K इंटू 1000/m। ये तो कंसंट्रेशन के साथ कम होती है, लेकिन अगर मैं K देखूं मोलैरिटी इधर जाके डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, तो ये भी एक उल्टा इफेक्ट आ गया ना। ये तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। K is directly proportional to concentration, lambda molar is inversely। ये बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, इसे बॉटम बना के लिख देना, क्योंकि 90% केसेस में मोलैरिटी कंसंट्रेशन कम करने से बढ़ती है, ऐसे याद रहता है। कंडक्टेंस कंडक्टेंस बढ़ती है अगर मोलैरिटी क्या हो जाए, कम। लेकिन वो जानबूझ के ऊपर ना कंडक्टेंस की जगह वर्ड लिख देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमारे माइंड में वही घूमे जा रहा है कंडक्टेंस। ध्यान से पढ़ देना बेटा।
जैसे एक 0.1 मोलर NaCl, एक 0.01 मोलर NaCl, दो हैं। डाइल्यूट कौन सा है? 0.01। लैम्डा मोलर तो किसकी ज्यादा है? 0.012। लेकिन अगर के पूछा जाए 0.1, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको मल्टीपल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान कर लो बेटा। क्लियर है? ऐसे आगे टॉपिक पढ़ लें फिर। और भी कोई क्वेश्चन दिया था उसमें? हाँ, थर्ड क्वेश्चन करो, क्या दिया उसमें? फैक्टर्स क्या क्या हैं? फैक्टर्स, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। जितना हाइड्रेटेड आयन बड़ा था, एक्वस का साइज बड़ा हो गया था, हाइड्रेटेड का उतनी स्पीड क्या होगी थी? कम, है ना? साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। चौथा टेम्परेचर, पांचवा कंसंट्रेशन। 5 फैक्टर थे। अब तुम एक्सप्लेन करो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखना चाहिए हमें? राघव, क्या लिखेगा बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में? अगर तुम्हें आज एक्सप्लेन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बताओ राघव, क्या होगा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नेचर के? क्या बात बनी है नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये तो कोई बात नहीं बनी, नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिक्स थोड़ी ना हो रहा है अभी, या तो डायरेक्ट आएगा या इनवर्स आएगा। कोई और बताओ उधर। हाँ, तो फिर HCl ना बोलो, स्ट्रॉन्ग बोलो, है ना? हाँ, तो हम कहेंगे भी स्ट्रॉन्ग की ज्यादा, वीक की कम। नेचर में क्या था? स्ट्रॉन्ग की ज्यादा, वीक की कम। सेकंड, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा, कंडक्टेंस कम। दो हो गए। तीसरा, साइज बड़ा, सॉल्वेशन ज्यादा, साइज बड़ा, कंडक्टेंस कम। जितना सॉल्वेशन ज्यादा, साइज बड़ा, कंडक्टेंस कम। 3, टेम्परेचर ज्यादा, कंडक्टेंस कम। टेम्परेचर ज्यादा, कंडक्टेंस कम। ठीक बोल रहा हूं मैं? फिर बोलो, टेम्परेचर ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा। आयन वाली है, स्पीड बढ़ेगी। आयन की स्पीड बढ़ती है, वो मेटल वाली थी। कंसंट्रेशन ज्यादा, कंडक्टेंस कम। ठीक है? क्लियर है? दो मेन चीजें बताई थी, या तो आयन बढ़ जाए कंडक्टेंस बढ़ती है, अगर आयन नहीं बढ़ते तो स्पीड बढ़ जाए कंडक्टेंस बढ़ती है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, नया टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन on lambda molar of strong and weak electrolyte. बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑन डाइल्यूशन ए कंडक्टेंस ऑफ strong decrease but weak increase, conductance of strong increase more than weak, conductance of weak increase more than strong, conductance of weak decrease but strong increase. डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन कम,
ऐसे हो गया ना, 1 बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम, डाइल्यूशन ज्यादा। डाइल्यूट करना, पतला करना, पानी डालना, पानी डालना मीन्स कंसंट्रेशन कम करना। तो तुम्हें मैंने ऊपर हिंट दे दिया। पहले तो इसके बेस पे मुझे दो स्टेटमेंट इनकोरेक्ट बता दो कि क्या इनकोरेक्ट लग रहे हैं। डाइल्यूशन से कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए? तो वीक की ज्यादा इंक्रीज क्यों है वो हम पर, सिंपल सा लॉजिक तुम्हें बता दूं तो वीक में आयंस भी ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वीक में डिस्ट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। जैसे जैसे पानी डालते हैं नंबर ऑफ आयन क्या बनते हैं, ज्यादा। स्ट्रॉन्ग में तो आयन जितने बन गए पहले भी बन गए, अब भी बने हुए हैं। तो वीक में एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो क्या है, नंबर ऑफ आयंस का। लेकिन हम इससे डिटेल समझेंगे, थोड़ा सा टॉपिक लिख लो। स्ट्रॉन्ग एंड वीक में हमारा टॉपिक क्या है कि वीक की ज्यादा क्यों होती है, वेरिएशन ऑफ लैम्डा मोलर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक। पहले चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग के लिए। पहला फैक्टर है इंटरआयनिक इंटरेक्शन। अगर वीक और स्ट्रांग में दोनों में बढ़ती है कंडक्टेंस, तो वीक में तो आपको माइंड में आ गया होगा कि वीक में तो जब पानी डालेंगे नंबर ऑफ आयन ज्यादा बन जाएंगे, ज्यादा बन जाएंगे तो बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग में देखें, स्ट्रॉन्ग में क्यों बढ़ी, इसका क्या रीजन है ये हम समझ रहे हैं। इंटरआयनिक इंटरेक्शन लिख लिया बेटा यहाँ पे। मान लो मैं NaCl डालता हूँ, ये एक सेल बना रखा है मैंने, पॉजिटिव रोड है। बताओ ये एनोड है या कैथोड है फिर? एनोड। नेगेटिव रोड है, क्या होगा? मैंने बीच में डाला NaCl, NaCl का मतलब क्लोराइड इधर भागेंगे, सोडियम इधर भागेंगे, ठीक है, यही होगा। लेकिन जैसे क्लोराइड इधर भाग रहे हैं बेटा, क्लोराइड अकेला थोड़ी ना है पानी में, साथ साथ सोडियम भी तो है, जिसकी वजह से इसके आसपास कुछ ना कुछ क्या होंगे, सोडियम भी रहेंगे। कुछ ना कुछ सोडियम होंगे जो उल्टी साइड पे भाग रहे हैं। सोडियम किधर भाग रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे। अगर सोडियम ऑपोजिट साइड पे भाग रहे हैं, एक भीड़ है, भीड़ में कुछ बंदे इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, सोडियम इधर भाग रहे हैं, क्लोराइड इधर भाग रहे हैं। क्या लगता है क्लोराइड की स्पीड पे ये उल्टी साइड पे जो भागने वाले हैं इनका कोई असर होगा? यस। क्या असर होगा? ना चाहते हुए हमें पता है कि क्लोराइड को सोडियम क्या करता है, खींचता है। अगर खींचता है, कौन सी इंटरेक्शन है, इसे मैं कह रहा हूं इंटर आयनिक, दो आयन के बीच में अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन की वजह से क्लोराइड पीछे से खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है तो उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है मीन्स कंडक्टेंस कम हो रही है। क्या सेम सोडियम के लिए भी है? सोडियम इधर भाग रहे हैं लेकिन क्लोराइड क्या भाग रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में। ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी ये क्लोराइड थोड़ा थोड़ा तो इसे खींचेंगे, जिसकी वजह से सोडियम को पीछे से खींचने की वजह से सोडियम की स्पीड क्या आ रही है, कम। कंडक्टेंस क्या है, कम। ठीक है, ये एक सिचुएशन है बेटा, जब मान लेते हैं एक क्लोराइड के अराउंड कितने सोडियम है, 4, तो उसकी कंडक्टेंस क्या आ रही है, कम। अब सोचो अगर मैं भीड़ कम कर दूं,
इसके अराउंड जो भीड़ है सोडियम की वो कम कर दूं, 4 की जगह कैसे करके 3 कर दूं। तो पहले ये बताओ क्या क्लोराइड की स्पीड में कोई फायदा होगा? क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 3 की जगह मैं 2 कर दूं और बढ़ जाएगी, 2 की जगह 1 कर दें और बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये भीड़ कम करने का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन कम करना, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब एक आयन के अराउंड दूसरे आयन ज्यादा है। पानी डालने का मतलब उसी रीजन में उतने के एरिया में एक आयन के अराउंड नंबर ऑफ आयन बाकी क्या हो कम। तो भीड़ कम कैसे करेंगे? डाइल्यूट कर दो। कंसंट्रेशन सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड का मतलब एक के अराउंड ज्यादा आयन, डाइल्यूट का मतलब एक के अराउंड कम आयन। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे ये भीड़ कम हो जाएगी, सोडियम 3 रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे, 1 रह जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्लियर है? तो क्या हम ऐसे लिखते हैं ऑन डाइल्यूशन इंट्राइनिक इंटरेक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन इंटरआयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज, इंट्राइनिक डिक्रीज हो जाती है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है? कंडक्टेंस इंक्रीज। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, कर लोगे? इसका मतलब कभी ना कभी मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कब आ जाएगी? अगर मैं मान लो पानी डालता जाऊं, एक टाइम ऐसा हो जाएगा भी क्लोराइड के आसपास सोडियम दिखेगा ही नहीं, दूर दूर चल जाएंगे, क्योंकि पानी ज्यादा है, बहुत ही पतला है सोल्यूशन, 0.0001 मोलर। क्या किसी टाइम पे ऐसा हो जाएगा भी क्लोराइड जितना मैक्सिमम स्पीड पे भाग सकता है भागेगा? उस टाइम को हम एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। व्हाट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन? कि मैं इसमें पानी डालता गया, कंडक्टेंस सेल है मेरे पास एक फिजिक्स में जो मुझे कंडक्टेंस की रीडिंग दिखा देता है कि इतनी कंडक्टेंस, फिर पानी डाला इतनी रीडिंग, फिर इतनी। एक टाइम आया कंडक्टेंस मैक्सिमम पे आ गई और नहीं बढ़ रही, पानी डालने का कोई फायदा नहीं लग रहा, उसे हम कहेंगे भी हाँ अब क्या हो गया? इतना डाइल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि क्लोराइड के राउंड आसपास कोई सोडियम नहीं दिख रहा। उस टाइम में मैक्सिमम हो जाएगी कंडक्टेंस इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में लिख लो कंडक्टेंस बिकम मैक्सिमम कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंडक्टेंस बिकम मैक्सिमम कब? कंडक्टेंस बिकम मैक्सिमम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा जीरो या फिर लैम्डा मोलर इन्फिनिटी। जीरो का मतलब जीरो कंसंट्रेशन, इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो पहला टॉपिक समझ आ गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक में तो दोनों में सेम होगा। स्ट्रॉन्ग में Na और Cl है, वीक में क्या है? एसिड और H। अगर एसिड इधर भागेंगे तो H पीछे से खींचेंगे, H इधर भागेंगे तो एसिड पीछे से खींचेंगे, दोनों में सेम ही होगा। पानी डालते जाओ, आयंस कम होते जाएंगे, इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम होएंगी, कंडक्टेंस इंक्रीज। सेम होगा दोनों में, सेम होगा तो हम कहेंगे ये फैक्टर तो बैलेंस हो गया, स्ट्रॉन्ग में भी है वीक में भी। लेकिन वीक में एक और फैक्टर भी है, सेकंड फैक्टर क्या रहता है वीक में, जो सिर्फ वीक में आता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन ओनली फॉर, किसके लिए लेकिन ये? ओनली फॉर, यहां लिख देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सिर्फ किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग पे ये काम नहीं करेगा। तो बताओ अब इंक्रीज हुआ, 10 टाइम डाइल्यूट किया HCl, 10 टाइम ही डाइल्यूट किया एसिटिक एसिड, किसमें इंक्रीज परसेंटेज ज्यादा हुआ? HCl में 10 टाइम डाइल्यूशन है, और किसमें डाइल्यूशन है? 0.1 मोलर, एसिटिक एसिड में 10 टाइम है। परसेंटेज इंक्रीज किसमें ज्यादा होगा?
वीक में ज्यादा होगा या स्ट्रॉन्ग में? वीक में, क्योंकि एक फैक्टर दोनों में काम कर गया, कौन सा? इंट्राइनिक इंटरेक्शन, वो इसमें भी कम हो गई, इसमें भी कम हो गई, उससे स्पीड दोनों की बढ़ी, लेकिन वो तो कैंसिल हो गई ना दोनों में। इसमें एक और फैक्टर भी है, कौन सा? नंबर ऑफ आयन आल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें दो फैक्टर हैं। पहला, इंटराइनिक अट्रैक्शन क्या होती है? इंटराइनिक अट्रैक्शन डिक्रीज। दूसरा, नंबर ऑफ आयन क्या होते हैं? इंक्रीज। लेकिन इसमें एक ही फैक्टर है, कौन सा? इंटराइनिक अट्रैक्शन डिक्रीज। लेकिन नंबर ऑफ आयन क्या रहते हैं? सेम। नंबर ऑफ आयन वाला नहीं लग रहा, तो चेक करो भी, इसमें एक फैक्टर है, इसमें दो फैक्टर है, तो किसमें ज्यादा इंक्रीज होगा? वीक में ज्यादा इंक्रीज। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन में स्टार्ट किया था पहले, उसका आंसर क्या मिला हमें? भी कंसंट्रेशन कम करने से, डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है, बढ़ गया, लेकिन दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट में सेम नहीं बढ़ा। स्ट्रॉन्ग और वीक में से एक में ज्यादा बढ़ा, एक में कम बढ़ा। और उसका क्या कंक्लूजन निकला? किसमें ज्यादा बढ़ा? वीक में ज्यादा बढ़ा, स्ट्रॉन्ग में क्या बढ़ा? कम। वीक में ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग में कम। ठीक है बेटा, रीजन लिख लोगे? रीजन आप कहोगे भी इंट्राइनिक अट्रैक्शन तो दोनों में डिक्रीज होती है, जिससे कंडक्टेंस बढ़ती है, बट नंबर ऑफ आयन किसमें इंक्रीज होते हैं? सिर्फ वीक में। इस वजह से ये तो ज्यादा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे लगता है? सिर्फ वीक पे, स्ट्रॉन्ग पे तो नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग तो अगर आपने 100 NaCl डाले, 100 Na और 100 Cl बन गए, पहले भी बन गए, पानी डालो ना डालो वो तो बन ही जाएंगे। एसिडिक एसिड में 100 डाले 5 ही बने अभी, तो फिर पानी डाला 10 बन गए, फिर पानी डाला 20 बन गए, उसमें आइंस का क्या होता जा रहा है? फायदा होता है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? लेकिन हमारा एक लिंक था, मेन हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? मेन हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मोलर इन्फिनिटी या फिर लैम्डा मोलर जीरो। हमें एक चीज इससे और समझ आ गई भी, कंसंट्रेशन कम करते जाओ, कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लिमिट आएगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। और वो लिमिट कब आती है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लैम्डा मोलर जीरो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कंडक्टेंस की बात हो रही है, और ये मैक्सिमम कंडक्टेंस हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें ये मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके दी साइंटिस्ट हैं डिवाई हकल। डिवाई हकल ने हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके दी। कैसे? इन्होंने एक इक्वेशन, डिवाई हकल इक्वेशन ड्राइव की है, वो क्या है? लैम्डा मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लैम्डा मोलर और कंसंट्रेशन में वर्सेस कंसंट्रेशन में इन्होंने रूट लिया, एक ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ का स्लोप जहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव, थोड़ा दिमाग लगाओ। कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, तो स्लोप कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? मैं एक तरफ लैम्डा मोलर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक तरफ मैं लैम्डा रूट सी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। कंसंट्रेशन बढ़ती है तो लैम्डा मोलर क्या होती है? कम। तो बताओ ग्राफ कैसा आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। तो बेटा ऐसे स्ट्रेट लाइन आया। मान लो KCl के लिए या NaCl के लिए हमने देखा, ये क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आया। स्ट्रेट लाइन तब आता है जब रूट सी लिया, तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे बहुत सारे, तब उसे जाके पता चला कि रूट के साथ क्या आता है? स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट लाइन आया था तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो हमें याद है, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू ऐसे लगे आता है, लैम्डा मोलर नोट माइनस बी रूट सी, और ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर करते हैं। ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिख दिया, इसे वो कहता है डिवाई हकल इक्वेशन। इससे रूट सी और लैम्डा मोलर की वैल्यूज वो लेता गया, रूट सी 0.01 मोलर, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर, 0.4, 0.5 ऐसे भर के किसकी वैल्यू लेता गया? लैम्डा मोलर की। कुछ पॉइंट लगा लिए 3-4, उनको मिला के एक्सपेरिमेंटली क्या आता है? ग्राफ। एक्सपेरिमेंटली ग्राफ आ गया।
एक्सपेरिमेंटली ग्राफ से आप लैम्डा मोलर इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ, निकाल सकते हो या नहीं? कैसे? ये इसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ जो कट गया, मान लो यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, मैं कहूंगा भी इतनी रुक जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये क्या है? लैम्डा मोलर इन्फिनिटी। ऐसे क्यों करना पड़ा हमें ग्राफ में? क्योंकि बेटा मुझे क्या पता चलेगा कि कितना पानी डलने से पूरी तरह टूट गया है, मुझे कौन सा दिख रहे हैं? तो मैं कैसे निकालता हूँ? थ्योरेटिकली निकाल सकता हूँ कि केसीएल के 3 4 5 क्वेश्चन कर लो ये वाले फॉर्मूले के, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय सी। इससे आप 0.1 मोलर के लिए लैम्डा मोलर निकाल लो, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। फिर 0.2 मोलर लेके निकाल लो, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। फिर 3 मोलर लेके निकाल लो, पॉइंट आ जाएगा। मान लो कोई 2-3 पॉइंट हमने ले लिए, वो 2-3 पॉइंट यहाँ से निकाल लिए थे, उनको मिलाया स्केल रख के, स्केल आगे मिला दिया, स्ट्रेट लाइन आ गई। वो जो स्ट्रेट लाइन आई उससे मैंने स्केल रख के आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा के एग्जैक्ट वैल्यू आ गई मैक्सिमम। तो मैं कहूंगा भी इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इतनी हो सकती है, इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ, नहीं तो क्या पता चलता ना, 100 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, क्या पता कब होगा कब नहीं होगा। ये बात समझ आई? तो इसकी हेल्प से थ्योरेटिकली हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सपेरिमेंट ये निकाल सकते हैं। मान लो सोचो एचसीएल की निकालनी है, एचसीएल की निकालनी है, तो मैं 2-3 पॉइंट कैलकुलेट कर लूंगा। 0.1 मोलर के लिए पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, के निकालूंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पकड़ा, व्हीटस्टोन ब्रिज में 0.1 मोलर एचसीएल भरा, रेजिस्टेंस निकाला, के निकल गया। के से मैंने कॉपी उठाई, ये निकाल दिया, कितने के लिए? 0.1 के लिए। फिर एक दूसरा सोल्यूशन बनाया 0.2 मोलर, 0.2 मोलर सोल्यूशन बना के ये सेल है कनेक्टिविटी सेल, इसमें भरा, इसे जोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज में, रेजिस्टेंस निकला, रेजिस्टेंस से के आ जाएगा, के से मैं लैम्डा मोलर कॉपी में निकाल लूंगा, दूसरी वैल्यू आ गई 0.2। फिर 0.3 मोलर, ऐसे 3-4 वैल्यूज ले ली, उनका मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ ड्रॉ किया, पॉइंट पॉइंट लग गए, तीन मिनिमम पॉइंट चाहिए मुझे, 3 पॉइंट भी मिल गए, मैं उनको मिला के क्या कर दूंगा? एक्स्ट्रापोलेट कर लूंगा, एक्स्ट्रापोलेट करके वो क्या आ जाएगी? एक्चुअल वैल्यू चेक करो हो जाएगी। तो लैम्डा मोलर इन्फिनिटी पे आप किसी की वैल्यू निकाल सकते। क्लियर है बताएं? सोचो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन वो कहता है ये वैल्यू आप स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हो, वीक की नहीं निकाल सकते। एक इसकी लिमिटेशन है डिवाई हकल की लिमिटेशन, लैम्डा मोलर इन्फिनिटी फॉर वीक can't be calculated for can't be calculated by किससे? डिवाई हकल। और इसका रीजन क्या लगा? रीजन ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग के लिए लैम्डा मोलर वर्सेस रूट सी, स्ट्रॉन्ग के लिए आता है स्ट्रेट लाइन, ये मान लो स्ट्रॉन्ग का आ रहा है स्ट्रेट लाइन, वीक के लिए कुछ इस तरह का आता है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग कहां से की कि स्ट्रॉन्ग और वीक में से किसमें इंक्रीज ज्यादा होता है? वीक में। तो इंक्रीज में हमने देखा कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जीरो करते जा रहे हो, है ना, कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हो, पानी ऐड करते जा रहे हो, जैसे जैसे पानी ऐड करते जा रहे हो तुम्हारे कंडक्टेंस में इंक्रीज हो रहा है। पहली बात, अभी मैंने लिखा भी इंक्रीज ज्यादा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? हैंडल करो। अभी वीक में इंक्रीज ज्यादा क्यों? ये ज्यादा है ना, मैथ्रिक्स समझ आता है, मैथमेटिक्स इतना दो कि ये ज्यादा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कम हो रहा है। तो ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है क्रिश? क्योंकि आयंस भी बढ़ रहे हैं, आयंस बढ़ने से क्या हो रहा है? इंक्रीज ज्यादा। अगर ऐसा है तो ये टच क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% आयनाइज नहीं होता। क्या सिंबल था इक्विलिब्रियम का, याद है? इक्विलिब्रियम में लीच क्लियर है, चलो और ज्यादा आयंस बन जाएंगे, और ज्यादा आयंस बन जाएंगे, और ज्यादा आयंस बन जाएंगे, बनते ही जाएंगे, जितना भी पानी डालोगे बनते ही जाएंगे। तो इसमें फर्क क्या है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आता, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रेट लाइन आता है। अगर ऐसा है तो एक्स्ट्रापोलेट करके जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी? स्ट्रॉन्ग की तो निकल जाएगी, वीक की नहीं निकलेगी। कर लोगे बेटा? तो स्ट्रॉन्ग और वीक में से
डिवाई हैकल किस पे एप्लीकेबल है? स्ट्रॉन्ग पे, वीक में एप्लीकेबल नहीं है। तो वीक के लिए मैं एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकता, और पानी डाला और बढ़ गया, पैरेलल हो जाएगी, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आयंस क्या होते जाएंगे हमेशा ज्यादा, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नेवर कितने परसेंट आयनाइज्ड? 100%। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, क्लियर है? अगर ऐसा है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या ढूंढें? मान लो KCl HCl स्ट्रॉन्ग है, इन पे तो डिवाई हैकल क्या होगा? एप्लीकेबल, डिवाई हैकल एप्लीकेबल। लेकिन एसिडिक एसिड क्या है? वीक है, इस पे डिवाई हैकल नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी तो कोई IIT तो नहीं चली, कोई IIT वाला तो नहीं है, ये सिंपल ही है कि स्ट्रॉन्ग और वीक में से ज्यादा इंक्रीज किस में होता है? वीक में, क्योंकि वीक में नंबर ऑफ आयन भी बढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, वीक के लिए नहीं आता। स्ट्रेट लाइन आ गई तो उसका एक फायदा हुआ, अभी ये वैल्यू इंटरसेप्ट से निकल जाएगी, जितना भी तुम्हारा इंटरसेप्ट आएगा वो क्या होगा? लैम्डा नॉट इन्फिनिटी। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग की तो निकलती, वीक की नहीं निकलती। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? अब फिर वीक की कैसे निकालें? वीक की निकालने के लिए बस एक सिंपल सा लॉ हमने पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मोलर नॉट ऑफ वीक। वीक की कैसे निकाली? एक लॉ है जिसे कहा जाता है कोराट लॉ। कोराट लॉ है, कोराट लॉ है, ये कहता अगर इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाएगा, तो जो HCl के आयंस हैं, टोटल कंडक्टेंस इनकी, ये आयंस तो अलग अलग ही हो जाएंगे। H पॉजिटिव की अलग हो जाएगी, क्लोराइड की क्या हो जाएगी? अलग, क्योंकि H जब भाग रहे हैं इसके ऊपर क्लोराइड का कोई असर नहीं आएगा, क्लोराइड जब भाग रहे हैं इसके ऊपर H का कोई असर नहीं आएगा, है ना? अगर ऐसा है तो मान लो टोटल मिला के 100 है कंडक्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि 100 में से मान लो 60 इसकी है, 40 इसकी है, क्योंकि इससे ज्यादा होएगी नहीं कभी भी। तो इनफाइनाइट डिल्यूशन एक ऐसी सिचुएशन है जब आप एक इंडिविजुअल आयन की भी सोच सकते हो। इंडिविजुअल आयन में से HCl में से 60% कंट्रीब्यूशन Cl की है, 40% किसकी है? H की, है ना? तो हमें पता है दोनों में से टोटल सम होगा एक H का और एक किसका? Cl का। क्लियर? ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो इसकी टोटल हम किससे निकाल लेंगे? डिवाई हैकल से। बताओ डिवाई हैकल एप्लीकेबल है? पहला। दूसरा, सोडियम एसिटेट भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट, ये भी स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो टोटल कंडक्टेंस है डिवाई हैकल से निकल जाएगी। अगर डिवाई हैकल से निकल जाएगी, इसे मैं दो तरह तोड़ सकता हूँ। कैसे कैसे? एक तो एसिटेट, एक कौन? सोडियम। हाइपोथेटिकली दोनों का सम होगा। क्या NaCl स्ट्रॉन्ग है? बताओ, NaCl की भी डिवाई हैकल से हमारी इक्वेशन निकल जाएगी, इंटरसेप्ट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? लैम्डा नॉट। लेकिन ये NaCl किस किस का सम है? कौन कौन से दो आयन है? एक तो है Na, एक क्या है? Cl। ठीक है, किसका नहीं निकलता? वीक का नहीं निकलता। जब मैंने इसको कहा भी इसका निकाल दे एसिटिक एसिड का, ये कहता नहीं। डिवाई हैकल कहता भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो कहता मैं तो ग्राफ से तो नहीं निकाल पा रहा, ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, कोरास क्या कहता है भी ये तुम इन्हीं वैल्यू से किसी तरह निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर मैं पहले रो जोड़ दूं, NaCl माइनस कर दूं, तो कौन कौन से आयन रह जाएंगे? पहले तो जोड़े, जोड़े तो HCl और एसिटेट ये जुड़ गए, इसमें से CH3 CO और H तो मुझे चाहिए ही, कौन से नहीं चाहिए? NaCl में माइनस कर दो। अगर NaCl माइनस कर दें, क्या पीछे हमारे पास दो आयन बचे? एक तो CH3 CO नेगेटिव, एक क्या बचा? एक क्या बचा? H पॉजिटिव। बच जाएंगे ऐसे। तो हम कहेंगे भी कोडाल्स लॉ की मदद से हम ऐसे कर सकते हैं भी स्ट्रॉन्ग की निकालते जाओ, वीक की निकालनी है, इसकी एसिड और H आयन की मुझे चाहिए
मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उठाऊंगा जिसमें एक ये वाला आयन हो, जैसे मैंने उठा लिया CH3CONA, एक ये वाला आयन हो कौन सा HCl। फिर मैं देखूंगा भी दो आयन कौन से एक्स्ट्रा है जो मुझे नहीं चाहिए। कौन कौन से चाहिए, नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए और Cl नहीं चाहिए, इनका क्या कर दो माइनस। क्या लगता है ये वैल्यू जो हमने निकालनी है नॉट या इन्फिनिटी, ये तो डिवाई हर कोई निकाल ही सकता है। तो हमने डिवाई हर कोई रिक्वेस्ट की भी, कोई बात नहीं, तू जो बता सकता है वो तू बताता जा, जो तू नहीं बता सकता वो हम निकाल देंगे। कौन से लॉ से, कोराश लॉ से। तो हम कोराश लॉ यूज करेंगे, उसमें हम देखेंगे भी हमें कौन सा बनाना है, कौन सा बनाना है उसके लिए कौन कौन से ऐड करें, कौन सा माइनस करें। जो आयन आपको चाहिए होते हैं वो तो ऐड कर देते हैं, जो नहीं चाहिए होते वो क्या कर देते हैं माइनस, बस ऐसे कर लोगे। तो कोलाज का क्या कह रहा है, ये कहता इनफाइनाइट डिल्यूशन जब आ जाएगा तभी ये पॉसिबल है कि हर एक आयन की कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। एक आयन की तुम इमेजिन कर सकते हो इसकी इतनी है तो इसकी इतनी है, मान लो 100 टोटल है, 100 में से 60 इसकी है तो 40 इसकी है, ऐसे रेट फिक्स हो जाती है। अगर फिक्स हो जाती है तो आयन देख लो कौन कौन से जोड़ने हैं कौन से माइनस करने हैं, उससे हम निकाल सकते हैं। चलोगे बेटा। और ये बोर्ड लेवल का भी है, कंपटीशन लेवल का भी है, सिंपल भी है, इसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, क्योंकि बस आपको ये बनाना होता है कि किन्हें किन्हें जोड़ें किन्हें ऐड करें, इतना करना होता है, किन्हें माइनस करें। ठीक है, पहले लिख लो डेफिनेशन, लिख लो क्या है लॉ, क्या है लॉ इज अकॉर्डिंग टू दिस लैम्डा मोलर, अकॉर्डिंग टू दिस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, स्टार्ट कहां से होगा, एट इनफाइनाइट dilution, at infinite dilution, every ion makes a definite contribution to total conductance. Every ion makes a definite contribution to total conductance. लेकिन ये कब है, infinite dilution, that is आपने मान लो लैम्डा सोडियम सल्फेट लिखना है तो इन्हें आयंस में तोड़ दो, कैसे कैसे लिखा जाएगा, कितने सोडियम, 2 सोडियम, कितने सल्फेट, 1 सल्फेट। तो इसे हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं भी 2 सोडियम, लैम्डा में देखना फर्क इतना रख लिया भी, लैम्डा ये सिंबल है, आयन के लिए ये सिंबल यूज कर लो, 2 सोडियम आयन, एक क्या है सल्फेट। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखना है तो कैसे कैसे लिखा जाएगा बताओ, लैम्डा एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम प्लस कितने क्लोराइड, 3 क्लोराइड, तो 3 गुना। इसका मतलब अगर मुझे एल्यूमिनियम आयन की पता है कंडक्टेंस और क्लोराइड आयन की पता है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की निकाल सकता हूँ। मान लो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की है 100, क्लोराइड की है 70, तो बताना टोटल कितनी आ गई। एल्यूमिनियम की है 100, क्लोराइड की है 70, टोटल कितनी आ गई 310। तो ऐसे आ, क्लियर है बेटा, हो जाएगा। फिर से समझो टॉपिक क्या था, सिंपल था। सिंपल में सिर्फ इतना है कि वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क है, वीक की कंडक्टेंस भी बढ़ती है, डाइल्यूशन से स्ट्रॉन्ग की भी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा किसकी बढ़ती है, वीक की। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करके देखें लैम्डा मोलर वर्सेस रूट सी, तो किसका स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रेट लाइन से हम ग्राफिकल लेके लैम्डा मोलर इन्फिनिटी निकाल लेंगे इंटरसेप्ट से, लेकिन वीक की नहीं निकलती। वीक की नहीं निकलती तो कौन सा लॉ ले लेंगे, कोलाश लॉ। वो कहता है आयंस की इमेजिन कर लो, उससे 2 को जोड़ो 1 को माइनस कर दो, आपका आज कर लोगे बेटा, क्लियर। देखो कैसे करना है इसे, एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या है, पहला है टू कैलकुलेट लैम्डा मोलर इन्फिनिटी ऑफ वीक, वीक की पता करनी है। और वीक की कैसे पता करनी है, मान लो अभी हमने किया था, एक HCl है, एक NaCl है, एक एसीटेट है, आपको निकालना है एसिटिक एसिड। तो बताओ ये कैसे निकलेगी, किन्हें किन्हें ऐड करें किसे माइनस करें। फर्स्ट थर्ड को ऐड करेंगे, क्या माइनस कर देंगे, सेकंड माइनस।
हमें एक एच चाहिए, पहले एक एच देखो कहाँ पे है, ये रह गया एक, तो मुझे ये एक ले लिया, एक HCl प्लस मुझे एक एसिडेट चाहिए, एक एसिड किसमें है, फर्स्ट या थर्ड में, थर्ड में, तो ये एक मिल जाएगा, मुझे एक लेना है, एक ले लो, एक क्या है, सोडियम एसिड। माइनस क्या करना है, ये मुझे नहीं चाहिए था, ये मुझे नहीं चाहिए था, मैंने देखा ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जोड़ के देखना क्या बना, NaCl, तो मैं कहूंगा NaCl माइनस कर दो, बस इनकी वैल्यूज दी जाएंगी, 200, 100, 150 ऐसे करके आंसर आता। कर लोगे बेटा, क्लियर है? सेकंड ट्राई करना आप। मान लो हमें सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, आपको सोडियम सल्फेट बनाना हो, कैसे कैसे बनाओगे ये वाली इक्वेशन, सोडियम सल्फेट। तो पहले हमें केटाइन देखने हैं बेटा, केटाइन कितने हैं, बोलो केटाइन कितने हैं सोडियम, दो, नंबर बोलना, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से किसमें आपको सोडियम दिख रहे हैं, सेकंड में दिख रहे हैं, लेकिन सेकंड में NaCl में तो एक सोडियम है, मुझे कितने चाहिए, दो, दो के लिए फिर मैं टू ले लूं NaCl, तो दो तो मैंने NaCl उठाए, ठीक है, प्लस फिर मैंने देखा सल्फेट चाहिए, कितने सल्फेट लगेंगे, वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से देखो किसमें सल्फेट है, फर्स्ट, फर्स्ट में सल्फेट एक आ जाएगा एक से, तो एक इसे उठा लेते हैं, एक आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो नहीं चाहिए आयन वो मैं काट देता हूँ, मुझे क्लोराइड नहीं चाहिए, H नहीं चाहिए, लेकिन एच और क्लोराइड दो दो आ गए, दो दो आ गए, तो कितने HCl माइनस करने हैं, 2 HCl माइनस करने हैं, इनकी वैल्यूज दे देगा, वैल्यूज दे देगा, आप निकाल देंगे, हो जाएगा बेटा, कर लोगे? तो इसमें से बस दो चीजें हमने सीखी हैं, पहला स्ट्रॉन्ग और वीक में से किसकी ज्यादा बढ़ती है, वीक की, स्ट्रॉन्ग का तो धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन आता है, वीक का एकदम से स्लोप आता है, लेकिन उसका एक फायदा हुआ, स्ट्रॉन्ग का तो एक्स्ट्रापोलेट करके इन्फिनिटी वैल्यू निकल गई, वीक की नहीं निकली, वीक की कैसे निकलेगी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, कर लोगे? ट्राई करो, इसमें आप बना के दो मुझे, आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, आपको बस काउंट नंबर करने हैं कितने कितने हैं, और HCl दिया हुआ, आपको इससे एल्यूमिनियम सल्फेट बना के दिखाना है मुझे, कैसे बनेगा, कितने कितने क्या क्या जोड़ेंगे, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, आपको मुझे बेरियम सल्फेट बना के दिखाना है, कितने कितने जोड़ने कैसे कर। निपुण बता दो बेटा, पहले में 2Al लेने हैं, तो 2AlCl3 ठीक है, प्लस 3H2SO4, क्योंकि तीन लेने हैं सल्फेट, समझ आ रहा है, -6HCl। जब माइनस करना हो सिर्फ एक के टाइम से देख लिया करो, हमें के टाइम 6 लगेंगे, 6H, 6H कैसे आएंगे, जब कितने माइनस करेंगे, 6HCl, Cl चाहे ना देखो, आपको कंफ्यूज करेगा, बस एक देख लो, माइनस क्या करेंगे, 6H, ठीक है। इसके लिए बताओ, 1BaCl2, 1H2SO4, ये वाले आपस में मिलके क्या बन गए, 2H, ठीक है, बस इनकी वैल्यूज दे देंगे, इससे आप कर, क्लियर है बेटा, पूरा क्वेश्चन दूंगा, वैल्यूज दे रहा हूं, है ना, ट्राई करो, पहला क्वेश्चन कर दो, ये ग्राफ है,
एक है कर्व ए, एक है बी और एक है सी। आपको मैच करना है एबीसी। इनमें से एक कर्व लिथियम क्लोराइड की है, एक कर्व एसिटिक एसिड की है और एक कर्व सोडियम क्लोराइड की। आपको चेक करना है कौन सा ए, कौन सा बी, कौन सा सी। सेकेंड, कोरास लॉ लगाना है। कोरास लॉ में आपको बनाना है, मान लो बेरियम सल्फेट बनाना है। दिया क्या है, बेरियम क्लोराइड दे रखा है, NaCl दे रखा है, सोडियम सल्फेट दे रखा है। कितने कितने ऐड करोगे, कितने कितने माइनस। एक बेरियम लगेगा, एक सल्फेट, एक एक ऐड करके जो एक्स्ट्रा है वो माइनस करने वाले हैं। वैल्यूज दे देते हैं। इसकी वैल्यूज है 140, ये है 180 और ये है 130। और एक हमें थ्योरी इक्वेशन याद होगी, लैम्डा मोलर। बस वो इक्वेशन से यूज नहीं करना। लैम्डा मोलर इज इक्वल टू लैम्डा मोलर इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। बस इतना ही याद करना। न्यूमेरिकल का आंसर दे रहा है कोई, कितना 60। सबको आ रहा है 60। बैरियम एक लगेगा तो 140, सल्फेट एक ही चाहिए तो 180, लेकिन माइनस 2 Na है तो NaCl कितने माइनस करने हैं, 2। तो 2 NaCl। चेक करो क्या ऐसे आ रहा है। बेरियम क्लोराइड एक लेना है, ऐड करना है, एक ही लेना है सोडियम सल्फेट, माइनस क्या करने हैं, 2 NaCl। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें से पहले सी ढूंढो किसका है, किसका है। सी तो इसका लग रहा है। बी और ए में से क्रॉस नहीं होगा। बी और ए में से चेक करो। सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ गया ना। अब चेक करो बी और ए में से क्या होगा। ये हमने फैक्टर के ऊपर पढ़ाए, कहीं हाइड्रेशन वाला कोई फैक्टर पढ़ाया था मैंने। तो बताओ लिथियम या सोडियम में से किसकी कंस्टेंट ज्यादा रहती है, सोडियम की। तो फिर कर्व जो सोडियम की है वो ऊपर लाई करेगी। इन्फिनाइट डिल्यूशन पे भी उसका ऊपर ही होगा। तो ये मान लो यहाँ पे जाके टच होता है, तो इन्फिनाइट डिल्यूशन पे किसकी ज्यादा होगी, बताओ किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की ज्यादा होगी, लिथियम की क्या होगी, कम। इट मीन लिथियम क्लोराइड वाला कौन सा आएगा, बी। सोडियम क्लोराइड वाला कौन सा आएगा। तो अगर दोनों ही स्ट्रेट आती हैं बेटा, फिर ऐसे देख सकते हो, है ना। सीधा ज्यादातर तो एक स्ट्रेट है, एक कर्व है, फिर तो पता चल ही जाएगा। दोनों स्ट्रेट में से तो फैक्टर पड़े हैं, ऊपर कौन आएगा जिसकी ज्यादा कंडक्टेंस है,
मान लो ये दो लाइंस हैं, एक है इनमें से HCl, ए और बी, एक HCl की है, एक NaCl की है। तो कौन सी HCl की है, कौन सी NaCl की है? हाँ, क्योंकि कल हमने किया था कॉमन आयन से HCl की क्या आती है ऊपर, तो बस ऐसे कर लोगे बेटा। क्लियर है यहाँ तक? ये देखो शीट आपको मिला है, इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने को होते हैं ये करके आने हैं। 5 क्वेश्चन है और आई थिंक 5 ही हो जाएंगे आपके। ठीक है, मल्टीपल भी ट्राई करना है बेटा, इसमें से जितने हो जाएंगे। मल्टीपल 15 कर देना, मल्टीपल 15 कर देना, सब्जेक्टिव 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई ट्राई करना, कल हम क्लास में करेंगे। एक इससे रिलेटेड टॉपिक रह गया कल पर। क्या बेटा? कल पिछले वाली शीट के ऑब्जेक्टिव पे लेके आना है ना, बुकलेट अभी थोड़ी ना करनी है। बुकलेट तो हम, मैंने कहा था करते रहो, बुकलेट का था जो टॉपिक है जैसे करने लग जाओ, जब कंप्लीट हो जाता चैप्टर तक बुकलेट करेंगे। ठीक है, कोई